क्या सिर्फ एक गायब हुए कागज की वजह से पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलस सकती है? जब ब्रिटेन के सबसे बड़े राजनेता का एक बेहद गोपनीय पत्र रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है, तो मामला पहुंचता है शर्लक होम्स के पास। लेकिन जैसे जैसे होम्स इस रहस्य की परतें खोलता है, उसे एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसकी एक चाल लाखों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। क्या होम्स समय रहते उस दूसरे दाग का रहस्य सुलझा पाएगा, या दुनिया एक विनाशकारी संकट में फंस जाएगी? जानेंगे आज इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियां अजब गजब स्टोरीज सोयावा। एक मंगलवार की सुबह होम्स और वॉटसन से मिलने दो बहुत प्रतिष्ठित लोग आए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मशहूर जासूस से किसी बहुत जरूरी मामले पर बात करनी है। उनमें से एक मशहूर लॉर्ड बेलिंगर थे, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे। दूसरे व्यक्ति मिस्टर ट्रेलॉनी हॉप थे, जो यूरोपियन मामलों के सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा, मिस्टर होम्स, आज सुबह जब मुझे पता चला कि मेरा डॉक्यूमेंट खो गया है, तो मैंने तुरंत लॉर्ड बेलिंगर को बताया और हम जितनी जल्दी हो सके आपसे मिलने आ गए। होम्स ने पूछा कि क्या उन्होंने पुलिस को बताया है? तो मिस्टर हॉप ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट खोया था वो यूरोप की स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी था और वे जनता को इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे डॉक्यूमेंट गलत हाथों में पड़ जाता तो यूरोप में युद्ध छिड़ सकता था। होम्स ने उनसे ठीक ठाक बताने को कहा कि डॉक्यूमेंट कैसे खोया। मिस्टर हॉप ने बताया कि उन्हें यह पत्र 6 दिन पहले एक विदेशी राजनयिक से मिला था और वे हर दिन उस पत्र को घर ले जाकर अपने घर में रखे एक डिस्पैच बॉक्स में बंद कर देते थे। उन्होंने पिछली रात बॉक्स खोला था और चिट्ठी देखी थी। बॉक्स उनके कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास रखा था। उन्होंने सोने से पहले ऐसा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी और वे दोनों ही हल्की नींद वाले थे और उन्हें कमरे में किसी के आने की आहट नहीं सुनाई थी। लेकिन जब उन्होंने सुबह बॉक्स खोला तो पाया कि चिट्ठी गायब थी। उन्होंने पिछली रात 7 बजे खाना खाया था, लेकिन 11:30 बजे सोने गए, क्योंकि वे अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे, जो थिएटर गई थी। आमतौर पर कमरे में घर की नौकरानी, मिस्टर हॉप का नौकर और उनकी पत्नी की नौकरानी के अलावा कोई नहीं था, और ये सभी भरोसेमंद लोग थे जो कई सालों से घर में काम कर रहे थे। किसी को भी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी, इस चिट्ठी के बारे में पता नहीं था, और इसके गायब होने के बाद ही मिस्टर हॉप ने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया था। होम्स ने पूछा कि दुनिया में और कौन कौन लोग थे जिन्हें इस चिट्ठी के बारे में पता था। मिस्टर हॉप ने कहा कि कैबिनेट के सदस्यों को इसके बारे में मालूम था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखने की कसम खाई थी। यूरोप में सिर्फ उस व्यक्ति को इसके बारे में पता था जिसने चिट्ठी लिखी थी। जिस लिफाफे में चिट्ठी थी वो लंबा, पतला और हल्के नीले रंग का था। चिट्ठी पर लगी सील पर झुके हुए शेर की आकृति बनी थी। होम्स ने उन दोनों आदमियों से पूछा कि चिट्ठी किस बारे में थी। दोनों आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रधानमंत्री बोले। उन्होंने कहा कि चिट्ठी की बातें होम्स को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यह बहुत जरूरी मामला था। होम्स उठे, दोनों आदमियों के सामने सिर झुकाया और उनसे कहा कि वो इस मामले में उनकी मदद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री अब गुस्से में उछल पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और कहा कि अगर वह होम्स को सब कुछ नहीं बताते तो उनसे यह उम्मीद करना गलत होगा कि वह उनके लिए मामला सुलझा देंगे। फिर प्रधानमंत्री ने बताया कि चिट्ठी एक विदेशी राजनयिक की थी और यह उनके देश में उपनिवेश से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में थी। अगर चिट्ठी की बातें सार्वजनिक हो जाती तो उससे युद्ध छिड़ सकता था। अगर चिट्ठी छप जाती तो यूरोप के ज्यादातर बड़े देश उस युद्ध में शामिल हो जाते। होम्स मुस्कुराए, कागज के टुकड़े पर एक नाम लिखा और उसे चुपके से प्रधानमंत्री को दिखाया। उस आदमी ने उसे पढ़ा और सिर हिलाया और कहा कि होम्स ने चिट्ठी लिखने वाले का नाम सही सही पहचाना था। होम्स ने उन दोनों आदमियों से पूछा कि अगर चिट्ठी सार्वजनिक हो जाती तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा यूरोप 2 गुटों में बटा हुआ था और ब्रिटेन वह देश था जो उनके बीच संतुलन बनाए हुए था। अगर एक पक्ष ने वह चिट्ठी सार्वजनिक कर दी तो ब्रिटेन को दूसरे पक्ष का साथ देना पड़ता और इससे वह संतुलन बिगड़ जाता, जिसे अब तक बहुत सावधानी से बनाए रखा गया था। उन दोनों लोगों ने होम्स से पूछा कि उनके लिए क्या सलाह है। होम्स ने शांति से कहा, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। वे दोनों हैरान रह गए, लेकिन बात तर्कसंगत थी। चिट्ठी रात 11:30 बजे के बाद नहीं ली गई थी, क्योंकि मिस्टर हॉप कमरे में ही थे, इसलिए वह उस समय ली गई होगी जब वे अपनी पत्नी के थिएटर से लौटने का इंतजार कर रहे थे। कमरा दूसरी मंजिल पर था और बाहर से कोई इसमें घुस नहीं सकता था। घर के ही किसी व्यक्ति ने ऐसा किया हो सकता है, और अगर ऐसा था तो चिट्ठी यूरोप में किसी अधिकारी के पास जा रही हो सकती थी। मामला उनकी पहुंच से बाहर था। प्रधानमंत्री और सेक्रेटरी उदास मन से उठे और डिटेक्टिव की बात से सहमत हुए। होम्स ने कहा कि अगर चिट्ठी किसी जासूस को दी गई थी
तो वह लंदन में काम कर रहे 3 लोगों में से ही कोई एक हो सकता था और वह उन तीनों को जानता था। अगर उनमें से कोई लंदन से गायब था तो वह पक्का जान सकते थे कि चिट्ठी किसके हाथों में पहुंची है। होम्स ने उनसे कहा कि वह इस मामले में अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी मुश्किल हालत को देखते हुए सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। दोनों रईसों के जाने के बाद डिटेक्टिव ने डॉक्टर को बताया कि जिन 3 लोगों के बारे में वो बात कर रहे थे जो लंदन में जासूस के तौर पर काम कर रहे थे, वह ओबस्टीन, लॉ रोथियर और एडुआर्डो लूकस थे। वॉटसन ने अखबार से नजर हटाई और कहा कि अगर होम्स गोडोल्फिन स्ट्रीट के एडुआर्डो लुकास की बात कर रहे हैं तो उनसे मिलने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि कल रात उनके घर पर उनकी हत्या हो गई थी। उन्होंने होम्स को अखबार में छपा हुआ आर्टिकल दिखाया। उसमें लिखा था कि पिछली रात गोडोल्फिन स्ट्रीट में एक भयानक हत्या हुई थी। एडुआर्डो लूकस के घर पर कुछ नौकर थे। वहां मिसेस स्प्रिंगल नाम की एक बुजुर्ग हाउसकीपर और मिटन नाम का एक वैले निजी सेवक था। हाउसकीपर जल्दी सो गई थी और वैले एक दोस्त से मिलने बाहर गया था। रात 11:45 बजे सड़क से गुजर रहे कांस्टेबल ने देखा कि घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। शक होने पर उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कमरा अस्त व्यस्त था। सारा फर्नीचर एक तरफ धकेल दिया गया था, सिवाय कुर्सी के जो कमरे के बीचों बीच फर्श पर उल्टी पड़ी थी। एडुआर्डो ल्यूकस नाम का वो आदमी अभी भी कुर्सी का एक पाया पकड़े हुए था। उसे भारत में बनी एक कटार से घोंपा गया था, जिसे दीवार पर सजावट के तौर पर टांगा गया था। अपराध का मकसद पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस ने लूटपाट की संभावना को खारिज कर दिया क्योंकि घर की कीमती चीजें सुरक्षित थीं। होम्स ने कहा कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिन 3 लोगों के पास वो गुप्त पत्र हो सकता था, उनमें से उसी रात वो शख्स मृत पाया गया जिस रात वो पत्र गायब हुआ था। होम्स का मानना था कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थी। जब होम्स अखबार में लेख पढ़ने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तभी नौकरानी मिसेस हटसन ने लेडी हिल्डा ट्रेलॉनी हॉप के आने की सूचना दी। वो उसी सेक्रेटरी की पत्नी थी जो सुबह ही उनसे मिलने आए थे। जो महिला अंदर आई वो बेहद खूबसूरत थी और बड़ी नफासत के साथ एक आम चेयर पर बैठ गईं। उन्होंने डिटेक्टिव से पूछा कि क्या उनके पति पहले उनसे मिलने आए हैं, और होम्स ने कहा जी हाँ, वो आए थे। लेडी हिल्डा ने होम्स से कहा कि वह उसके पति को ना बताए कि वो डिटेक्टिव से मिलने आई थी। होम्स और वॉटसन हैरान रह गए और होम्स ने महिला से कहा कि वह उसकी बात को सुने बिना कोई वादा नहीं कर सकते। महिला ने खुद को संभाला और कहा कि मिस्टर हॉप और उसके बीच राजनीति के अलावा कोई राज नहीं था। उसने कहा कि उसे पता था कि घर से एक डॉक्यूमेंट गायब हो गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो क्या था। उसका पति उसे सुबह बताई गई बात से ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, और डॉक्यूमेंट के बारे में जानने वाला एकमात्र दूसरा व्यक्ति डिटेक्टिव ही था। वो गायब डॉक्यूमेंट के बारे में होम्स से सारी जानकारी जानना चाहती थी। होम्स ने उसे बताया कि उसने प्रधानमंत्री और उसके पति से पक्का वादा किया था कि वो जानकारी को गुप्त रखेगा। महिला ने उनसे पूछा कि क्या डॉक्यूमेंट ना मिलने और सुरक्षित वापस ना आने पर उसके पति का करियर प्रभावित होगा। होम्स ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो मिस्टर हॉप का करियर बहुत बुरी तरह से खत्म हो सकता है। फिर उस महिला ने अपना आखिरी सवाल पूछा। उसने पूछा कि अगर वो दस्तावेज नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन होम्स ने जवाब देने से मना कर दिया, क्योंकि जवाब देने के लिए उन्हें सारी जानकारी बतानी पड़ती। वो महिला आते समय जितनी उदास थी उससे कहीं ज्यादा उदास होकर वहां से गई। होम्स ने कहा कि उस महिला ने जानबूझकर आग के सामने वाली कुर्सी चुनी थी ताकि वह उसके चेहरे के भाव ना पढ़ सकें। साथ ही उन्हें दस्तावेज के बारे में जानने के पीछे उस महिला के इरादों पर भी शक था। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि शेरलॉक होम्स कितनी बारीकी से अपने हर एक केस की जांच करते हैं। उन्होंने उस लेडी के बैठने के तरीके को, वो कहाँ बैठी है, इतनी सी देर में सब कुछ जान लिया और अपनी बेहतरीन अक्लमंदी और काबिलियत का सबूत दिया। अब आगे होम्स ने अपनी टोपी पहनी और वॉटसन से कहा कि वो पिछली रात हुई अजीब घटनाओं की जांच करने के लिए गोडोल्फिन स्ट्रीट जा रहे हैं। अगले 2 दिनों तक होम्स बार बार बाहर जाते और बेकर स्ट्रीट स्थित अपने कमरे में लौटते रहे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि वॉटसन ने देखा कि वे बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहे थे। अखबार पुलिस की जांच और मुकदमे की कार्रवाई की खबरों से भरे हुए थे। शक के आधार पर नौकर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। मृत व्यक्ति के कागजात को हाथ भी नहीं लगाया गया था और यह पूरी तरह से एक रहस्य बना हुआ था। उस व्यक्ति की मृत्यु के चौथे दिन अखबारों में एक नई खबर आई। मैडम हेनरी फॉने नाम की एक महिला के पागल हो जाने की बात सामने आई। पुलिस को पता चला कि मरने वाला आदमी
एडवार्डो ल्यूकस पेरिस में उस महिला के पति के तौर पर हेनरी फॉर्ने के नाम से दोहरी जिंदगी जी रहा था। उस महिला को अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते थे और वो बहुत ज्यादा शक करने वाली और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। एडवार्डो ल्यूकस लंदन में कुंवारी की तरह रहता था और महिलाओं के साथ उसके रिश्तों की वजह से ही शायद उसकी पत्नी पागल हो गई थी, जो उसके पास रहने के लिए लंदन आई थी। पुलिस को शक था कि महिला ने पागलपन के दौरे के दौरान अपने पति की हत्या कर दी थी या फिर इस घटना की वजह से वो पागल हो गई थी। डॉक्टर अभी उस महिला की जांच कर रहे थे, लेकिन वह कोई भी जानकारी देने की हालत में नहीं थी। वॉटसन ने अखबार में एक खबर पढ़ी और होम्स ने पूछा कि वो इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। होम्स ने उससे कहा कि उसे इस जानकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके लिए असली काम जासूस की मृत्यु नहीं बल्कि गायब चिट्ठी को खोजना था। लेस्ट्रेड अभी यानी कि इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अभी उनके दरवाजे पर पहुंचे थे और होम्स और वॉटसन उनके साथ मृत व्यक्ति के घर गए। लेस्ट्रेड इस घटनाक्रम और फ्रांसीसी महिला की खबर से खुश था और उसने कहा कि उस व्यक्ति की मृत्यु का रहस्य अब साफ हो गया था। उस पूरे मामले में बस एक शक था। उसने होम्स को उस कमरे के बीच में बिछा एक कालीन दिखाया जहां मर्डर हुआ था। कालीन बुरी तरह से खराब हो रखा था और लेस्ट्रेड ने उसे पलट कर दिखाया कि कालीन के नीचे फर्श पर कोई दाग नहीं है, लेकिन कालीन के दूसरे कोने के नीचे एक दाग था जो कालीन के भीगे हुए हिस्से से मेल खाता था और यह साफ था कि मर्डर के बाद किसी ने कालीन को पलट दिया था। होम्स ने लेस्ट्रेड से कहा कि वो बाहर जाकर पहरे पर तैनात कांस्टेबल से बहुत ध्यान से पूछे कि क्या उसने ड्यूटी के दौरान किसी को अंदर आने दिया था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा और जैसे ही वह मुड़ा, होम्स ने वॉटसन से मदद मांगी। होम्स घुटनों के बल बैठा और फर्श पर लकड़ी के हर चोकर पैनल को आजमाया। एक पैनल के पीछे हटने पर एक जगह खाली दिखी। होम्स ने अपना हाथ उस खाली जगह में डालकर तलाशी ली, लेकिन वो खाली थी। इंस्पेक्टर के वापस आने से पहले उसने जल्दी से कालीन को वापस अपनी जगह पर रख दिया। इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ वापस आया और कहा कि कांस्टेबल ने सच में उन सभी से कुछ छुपाया था। कांस्टेबल ने बताया कि एक युवा महिला आई थी और उसने कहा कि वो अपराध वाली जगह को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। उसने कांस्टेबल से विनती की और कहा कि उसने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा था और वह इसे ज़रूर देखना चाहती थी। कांस्टेबल मान गया, लेकिन उसने महिला को चेतावनी दी कि वो बस एक नज़र डाले और चली जाए। महिला और कांस्टेबल अंदर गए और जैसे महिला ने खून से सना कालीन देखा, वो बेहोश हो गई। कांस्टेबल पानी लेने भागा और जब वह पानी लेकर लौटा तो महिला ठीक हो चुकी थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो वहाँ से चली गई। कांस्टेबल ने देखा कि कालीन थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, इसलिए उसने उसे ठीक कर दिया। होम्स ने कांस्टेबल से उस महिला के हुलिये के बारे में पूछा और उसे पता चला कि वो महिला काफ़ी अच्छे घर की लग रही थी और वो लंबी और सुंदर थी। होम्स ने इंस्पेक्टर से विदा ली, ये कहते हुए कि उसे कहीं और काम है, और वह और वॉटसन वहाँ से चले गए। जाते समय होम्स बाहर उस जगह आया जहाँ कांस्टेबल तैनात था और इंस्पेक्टर की नज़र बचाकर उसे एक तस्वीर दिखाई। कांस्टेबल ने पहचानते हुए हैरानी जताई और होम्स ने उसे ये बात गुप्त रखने को कहा। होम्स ने गर्व से वॉटसन को बताया कि आखिरकार उसने उस पत्र का पता लगा लिया है और अब प्रधानमंत्री और सेक्रेटरी को किसी घोटाले का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह दोनों सेक्रेटरी के घर पहुंचे और पाया कि महिला घर पर अकेली थी क्योंकि उसके पति बाहर गए हुए थे। महिला होम्स से नाराज थी क्योंकि उसने उससे कहा था कि वह उसके पति से उसके आने की बात गुप्त रखे और होम्स उससे मिलने आकर लगभग ये बात जाहिर ही कर चुका था कि वो मिल चुके हैं। होम्स ने महिला को बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें गायब दस्तावेज खोजने का काम सौंपा था और अगर वह पत्र वापस कर दें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। महिला उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई और उन्हें बाहर निकलने के लिए बटलर को बुलाने की धमकी दी, लेकिन होम्स ने कहा कि वो सब कुछ जानते हैं। एडवार्डो ल्यूकस के घर उनका आना जाना और कांस्टेबल को चकमा देकर छिपी हुई जगह से पत्र निकालना, महिला ने फिर भी इन सब बातों से इनकार किया और कहा कि होम्स पागल हो गए हैं। होम्स ने वह फोटो निकाली जो कांस्टेबल ने देखी थी और महिला ने देखा कि वो असल में एक पोर्ट्रेट से काटा गया किसी महिला का चेहरा था। होम्स ने उसे बताया कि कांस्टेबल ने उसे इसी कटे हुए हिस्से से पहचाना था। महिला ने फिर भी सब कुछ नकार दिया। होम्स ने बटलर को बुलाकर पूछा कि सेक्रेटरी कब वापस आएंगे। ये पता चलने पर कि वो आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, उन्होंने कहा कि वह उनका इंतजार करेंगे। जैसे ही बटलर गया, महिला घुटनों के बल बैठ गई और होम्स से विनती की कि वह उसके कामों के बारे में उसके पति को न बताएं। वो चिट्ठी बाहर लाई और होम्स ने कहा कि उन्हें
इसे जल्दी से उसी बक्से में वापस रख देना चाहिए जहाँ से वह उसे लाई थी। महिला ने बक्सा खोलने के लिए नकली चाबी का इस्तेमाल किया था और होम्स ने चिट्ठी वापस रख दी। उसने बताया कि शादी से बहुत पहले उसने एक आदमी को एक रोमांटिक चिट्ठी लिखी थी और एडुआर्डो ल्यूकस को इसका पता चल गया था। उसने धमकी दी थी कि वह उसके पति के सामने ये बात उजागर कर देगा। उसने कहा कि अगर वो बक्से से वह दस्तावेज चुरा कर उसे दे दे तो वह प्रेम पत्र लौटा देगा। महिला ने डिस्पैच बॉक्स की चाबी का एक सांचा यानी कि इम्प्रेशन ले लिया था और एडुआर्डो ने उसे उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाकर दे दी थी। फिर वो दस्तावेज लेकर उसके घर उसे देने गई थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने उसे अंदर आने दिया। वो अंदर आई और उसने चिट्ठी को फर्श पर बनी एक गुप्त जगह पर रख दिया। उनके पीछे दरवाज़ा खुला और जैसे ही उसने उसे वह प्रेम पत्र दिया, एक दूसरी महिला फ्रेंच भाषा में चिल्लाकर अंदर आई, आखिरकार मैंने तुम्हें उसके साथ पकड़ ही लिया। मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने वाली थी और मैंने पकड़ लिया। उनके बीच हाथापाई हुई। उसने एक कुर्सी उठाई और महिला ने एक चाकू। वो महिला घर से भाग निकली और अगले दिन उसे पता चला कि उस दूसरी महिला ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। लेकिन फिर उसे पता चला कि वो दस्तावेज बहुत ज़रूरी थे, इसलिए वो वापस गई और कांस्टेबल को चकमा देकर उन्हें वापस ले आई। जैसे ही उस महिला ने अपनी बात खत्म की, उसके पति और प्रधानमंत्री अंदर आए और होम्स को देखकर खुश हुए। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या उन्हें कोई जानकारी मिली है और होम्स ने कहा कि उन्हें वो दस्तावेज नहीं मिला। ये बात अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई थी और उन्हें यकीन था कि वह पत्र घर से बाहर नहीं गया है। सेक्रेटरी नाराज हो गए और कहा कि मजाक करने का ये सही समय नहीं है मिस्टर होम्स। तब होम्स ने कहा कि उन्हें असल में ऐसा लग रहा था कि वो पत्र डिस्पैच बॉक्स से बाहर गया ही नहीं था और शायद सेक्रेटरी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। अब सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉक्स की जांच करने से उनका शक आसानी से दूर हो सकता है। बॉक्स लाया गया और सेक्रेटरी ने उसे खोला। उसने गुस्से में कागजों को उल्टा पलटा और जैसे ही उसे वो लंबा पतला नीला लिफाफा दिखा, वो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और प्रधानमंत्री भी हैरान थे। सेक्रेटरी बहुत खुश हुए और अपनी पत्नी को ये अच्छी खबर बताने के लिए भागे। होम्स ने वॉटसन की तरफ आंख मारी, लेकिन प्रधानमंत्री को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आंखों में चमक के साथ कहा, खैर मिस्टर होम्स, ये तो जादू है, लेकिन आप हमें सब कुछ नहीं बता रहे हैं। वो लिफाफा बॉक्स में कैसे पहुंचा? होम्स अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी समझदारी से 2 रईस लोगों की इज्जत बचाई थी और देशों की, और युद्ध टाल दिया था। तो डियर फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी को इस राज का पता ना हो, लेकिन हम और आपको और शेरलॉक होम्स को तो ये राज पता है। खैर, तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी द सेकंड स्टेन बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।